भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी में एमएड सेमेस्टर थर्ड के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर गोविंद शर्मा आपके भारतीय शिक्षा विकास प्रमुख नीतियां, संभावना और चुनौतियां विषय पर आज हम इसके अंतर्गत शिक्षा का विकास, राज्य और समाज की भूमिका पर चर्चा करेंगे। शिक्षा का विकास, राज्य और समाज की भूमिका। ज्ञान के माध्यम से सशक्तिकरण और प्रगति की यात्रा। यानी ज्ञान ही वो चीज़ है, वह साधन है जिससे सशक्तिकरण और प्रगति की यात्रा प्रारंभ होती है। यानी जिस प्रकार से हमें किसी भी यात्रा को गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए साधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से व्यक्ति के ज्ञान वर्धन बढ़ने के लिए, सशक्ति बढ़ने के लिए ज्ञान का रास्ता या साधन जरूरी है। शिक्षा का महत्व ज्ञान से सशक्तिकरण तक। यानी शिक्षा ही वो चीज़ है, शिक्षा का ही वो महत्व है, वो उपादेयता है, वो जो ज्ञान से सशक्तिकरण तक पहुंचता है। अगर ज्ञान नहीं है तो हम सशक्त नहीं बन सकते, मजबूत नहीं बन सकते। इसलिए शिक्षा का महत्व जो है वो ज्ञान से सशक्तिकरण तक है। पहला आता है जीवन की कला। जीवन अपने आप में एक कला है, एक जादू है। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान ही नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है। यह दैनिक चुनौतियों का सामना करने में क्षमता विकसित करती है। दूसरा है विचारशीलता। यह सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है। विश्लेषणात्मक सोच का विकास करती है, क्योंकि यदि हमारे सोचने, समझने, सही निर्णय नहीं लेने की क्षमता नहीं है तो हम विश्लेषणात्मक रूप से अपनी सोच का विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए विचारशीलता हमारी कैसी होनी चाहिए कि ये सही निर्णय ले सके, इसके लिए हम सोच समझकर सारे कार्य करें, इस प्रकार की क्षमता विकसित करें जिससे विश्लेषणात्मक सोच का विकास हो सके। अगला आता है सशक्तिकरण। व्यक्ति को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बनाती है। सामाजिक प्रगति या प्रतिभागिता को बढ़ावा भी देती है। राज्य और शिक्षा का गहरा संबंध। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाहे राज्य हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे गांव हो, ढानी हो, जिला हो, इन सभी का संबंध शिक्षा से गहरा होता है, क्योंकि इनके बिना हमारी शिक्षा अधूरी होती है। शिक्षा को बढ़ाने के लिए, शिक्षा को मजबूत करने के लिए, सार्वभौमिक शिक्षा करने के लिए बिना राज्य के या बिना राज्य से संबंध किए हमारी शिक्षा आगे नहीं बढ़ पाती है। शिक्षा का विकास तभी होगा, सार्वभौमिक तभी होगी जब राज्य की सहभागिता होगी, उससे संबंध होगा। तो पहला आता है शासन का सुचारू संचालन। जिस राज्य का शासन ही सुचारू नहीं हो तो शिक्षा कैसे चलेगी, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं जो होती है वो शासन के अंतर्गत आती हैं। तो शासन का सुचारू संचालन होगा तो शिक्षा का विकास अपने आप होने लगेगा। राज्य की प्रभावी कार्य प्रणाली के लिए योग्य कर्मचारियों का निर्माण आवश्यक है। शिक्षा, न्याय, स्वास्थ्य, उद्योगों जैसे सभी क्षेत्रों में कुशल पेशेवर प्रदान करती है। दूसरा है संस्कृति और सभ्यता की रक्षा। राज्य का जो कार्य है, जो शासन व्यवस्था के अंतर्गत आती है, वो संस्कृति और सभ्यता की रक्षा होती है। अगर हमारी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा नहीं होगी तो शिक्षा कहाँ से आगे बढ़ेगी। जब तक संस्कृतकार नहीं होंगे तो संस्कृति कहाँ से हमारी सुरक्षित रहेगी, हमारी सभ्यता है उसकी रक्षा कैसे होगी। जैसा कि आपने पहले इतिहास में पढ़ा होगा कि मुग़ल काल के समय हमारी काफ़ी सभ्यता को नुकसान पहुंचा, हमारी सभ्यता विखंडित हो गई। और जब सभ्यता ही हमारी रक्षित नहीं रहेगी, सुरक्षित नहीं रहेगी,
तो हमारी संस्कृति को हम आगे कैसे ले जाएंगे, कैसे उसे संजो के रखेंगे, कैसे हमारे आने वाली पीढ़ी उसे सीख पाएगी। तो संस्कृति जो है वो शिक्षा के अंतर्गत ही आती है, और शिक्षा को मजबूत करने के लिए और इसमें विकास करने के लिए संस्कृति और सभ्यता की रक्षा जरूरी है। शिक्षा राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करती है। आज आप देखते हैं जितने सनातन धर्म से संबंधित मंदिरें हैं, इस्लाम धर्म से संबंधित मस्जिदें हैं, गिरजाघर है, जिन्हें आप चर्च कहते हो, उन सब का संरक्षण नहीं होता तो आज संस्कृति हमें कहाँ से देखने को मिलती और हम कैसे आज शिक्षित होते, हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो उनको कैसे समझ पाते। जनहित की साधना। राज का प्राथमिक उद्देश्य जनता के रहन सहन, खान पान, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। शिक्षा इसका सबसे प्रभावी माध्यम है। राज के हस्तक्षेप का क्रमिक विकास। नंबर 1 है प्राचीन काल। शिक्षा व्यक्तिगत लाभ और इच्छा पर आधारित थी। गुरुकुल प्रणाली में आचार्य विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाते थे, अर्थात गुरु के समीप बैठकर शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करता था। पहले प्राचीन काल में जो गुरुकुल हुआ करते थे वो आरण्य कहलाते थे, जंगलों में होती थी, एकांत में होती थी, जो कोई शोर शराबा नहीं, कोई ध्वनि नहीं, कोई व्यवधान नहीं, और गुरु के संरक्षण में ही बच्चे अध्ययन करते थे। यानी सारी जिम्मेदारी गुरुकुल की हुआ करती थी। अध्यापक और विद्यार्थी का यानी शिक्षक और शिक्षार्थी का गुरु शिष्य संबंध एक पिता और पुत्र के तरह हुआ करता था। यानी उसकी सारी जो भी चिंताएं थी, उसकी जो भी दायित्व थे, उनका ठीक से निर्वाह करता था। अपनत्व की भावना बहुत ज़्यादा होती थी। शिक्षक के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण होती थी। आचार्य विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाते थे। मध्यकाल में थोड़ा फिर अंतर आया। दूसरा जो है विकास के रूप से हम देखते हैं मध्यकाल कहलाता है मुगलों के समय का। उस समय थोड़ा सा शिक्षा में परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, या तो आप भी जानते हैं। समय ही बलवान कहलाता है। दान और धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित शिक्षा प्रणाली थी उस समय जो शिक्षा की प्रणाली थी, जो परंपरा थी, वो दान पर और धार्मिक संस्थाओं पर आधारित थी। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में शिक्षा का प्रसार होता था। उसके बाद फिर समय बदला, जिसे आप आधुनिक काल कहते हो, मॉडर्न के रूप में हम देखते हैं। ये 17वीं से 19वीं शताब्दी तक माना जाता है। राज्य का बढ़ता नियंत्रण और शिक्षा का केंद्रीकरण, सार्वजनिक विद्यालयों की स्थापना और शैक्षिक मानकों का निर्धारण। यानी आधुनिक काल में यानी 17वीं और से लेकर 19वीं शताब्दी तक हमारा राज्य का नियंत्रण ज़्यादा हो गया, शासन का नियंत्रण ज़्यादा हो गया, क्योंकि प्राचीन काल में इतना नियंत्रण राज्य का या सरकार का या राजा का नहीं हुआ करता था। उस समय गुरु स्वतंत्र होते थे और गुरु अपनत्व की भावना से बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, और उस समय एक ये संस्कार माना जाता था। लेकिन आज आधुनिक काल में शिक्षा धीरे धीरे एक व्यवसायीकरण के रूप में बदलती चली गई और शिक्षा का केंद्रीकरण हो गया, अर्थात ये शिक्षा एक तरह से राज्य के नियंत्रण में आ गई। यानी राज्य व्यवस्था या शासन व्यवस्था के हिसाब से विद्यालय चलाए जाने लगे। आज जो स्थिति है वो सरकार के अनुरूप चलती है। पहले शिक्षा को इसी तरह से एक मुखी कहा जाता था, मध्यकाल में दो मुखी कहा जाता, अब त्रिमुखी शिक्षा कही जाती है। आज शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों की भूमिका है। इसीलिए ये तीनों चीज़ें सरकार के हिसाब से या राज्य के नियंत्रण के हिसाब से चलती हैं।
आज शिक्षा को हम त्रिमुखी कहते हैं। एक मुखी में शिक्षक की सब कुछ होता था, वो जो चाहता था वही शिक्षार्थी को पढ़ना पड़ता था, वो अपने ज्ञान के हिसाब से उसको शिक्षा देता था। मध्यकाल में दो मुखी हुई, उसमें शिक्षक और उसका जो सिलेबस जिसे आप कहते हो, पाठ्यक्रम जो था, जो पाठ्यक्रम शिक्षक पढ़ाता था वो उसे पढ़ता था, पाठ्यक्रम का निर्माण हो चुका था। लेकिन आधुनिक काल में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों की भूमिका हो गई। अर्थात एक तरह से सार्वजनिक विद्यालयों की स्थापना हुई, शैक्षिक मानकों का निर्धारण हुआ। इसके अंतर्गत शिक्षक अपनी मर्जी से पाठ्यक्रम को किसी विद्यार्थी पर नहीं लाद सकता कि नहीं आपको यही पढ़ना है। आज शिक्षार्थी की भूमिका है, शिक्षार्थी स्वयं चयन करता है कि उसे कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ना है या किसका अध्ययन करना है। अपनी सुरुचि के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से वो विद्यालयों में अपने सब्जेक्ट का चयन करता है, विषय का चयन करता है, अर्थात उस पाठ्यक्रम का चयन करता है। इस प्रकार के मानकों का निर्धारण वर्तमान में चल रहा है। समाज की भूमिका, प्रगति का आधार, जागरूकता और समानता। शिक्षा समाज में जागरूकता और समानता लाती है। ये सामाजिक भेदभाव को दूर करने में सहायता करती है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है। अगला है सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। शिक्षा सामाजिक मूल्यों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यह सहिष्णुता की, समावेशिता की और सामाजिक बदलावों को प्रोत्साहन करती है। सहिष्णुता से यहाँ तात्पर्य है सभी धर्मों को समान रूप से मानना, सभी को साथ लेकर चलना, सभी का सम्मान करना, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग से हो, उन सबको साथ लेके चलना। समावेशिता, सभी को समान शिक्षा देना, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, नेता का बच्चा हो, वकील का बच्चा हो, किसी भी धनी का हो, किसी भी क्षेत्र से हो, गांव, ढाणी, जिला, राज्य, किसी से भी हो, महानगर का एक कौन हो, सबको समान रूप से शिक्षा दी जाती है और सामाजिक बदलाव को प्रोत्साहित करती है। अगला है राष्ट्र निर्माण में योगदान। शिक्षा और राज्य के संबंध में राज्य का भी ये शिक्षा से गहन संबंध होता है और बिना शिक्षा के हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अच्छे राष्ट्र निर्माण में शिक्षा जरूरी है और शिक्षा का योगदान जब मिल पाएगा जब राष्ट्र का सहयोग होगा, स्थानीय सरकार का सहयोग होगा। इसलिए शिक्षित नागरिक राष्ट्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभाती है। वे सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय प्रगति में भी योगदान देते हैं। समाज का दर्पण, राष्ट्र का भविष्य। शिक्षा जो है वो समाज का दर्पण है। जिस तरह से हम अपना मुख, चेहरा शीशे में देखकर आत्मविश्लेषण करते हैं, इसी प्रकार से समाज का जो दर्पण है वो हमें ये बता देता है कि हमारी शिक्षा क्या है। शिक्षा से ही समाज का निर्माण होता है। बिना शिक्षा के समाज का निर्माण नहीं हो सकता। एक सुदृढ़ समाज, अच्छा समाज, आदर्श समाज, सभ्य समाज के लिए शिक्षा जरूरी है और उसी से फिर हमारे राष्ट्र का भविष्य बनता है। राष्ट्र का भविष्य हमें बच्चों की प्रगतिशीलता, जागरूकता, विद्युता, यही राष्ट्र का विकास कर सकती है। तो शिक्षित समाज ही सशक्त राष्ट्र की नींव है। शिक्षा एक मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय प्रगति का इंजन है। जिस प्रकार से एक रेलगाड़ी के डिब्बों को एक इंजन खींचकर गंतव्य स्थान तक ले जाता है, उसी प्रकार से शिक्षा जो है एक अपने आप में मौलिक अधिकार है। हमारा शिक्षा का अधिकार है। सभी नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और राष्ट्रीय प्रगति का एक इंजन है, क्योंकि जब सभी नागरिकों को एक अधिकार होगा शिक्षा प्राप्ति का, तो निश्चित रूप से वह राष्ट्र प्रगति में, राष्ट्र के विकास में एक इंजन का कार्य करेगा। यहाँ इंजन का कार्य कौन करता है? शिक्षार्थी करते हैं। जब उनको ज्ञान होगा तो वो उस देश को निश्चित रूप से आगे ले जाएंगे।
आज ये बात किसी से अछूती नहीं है कि आज जापान हो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में, तकनीकी में यानी आगे है। वहाँ का एक छोटा सा बच्चा भी आप देखिए 4 घंटे में कुछ ना कुछ उपकरण बनाकर तैयार कर देता है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर शिक्षा का जो गतिशीलता है वो अच्छी है। अब विकासशील राष्ट्र और विकसित राष्ट्रों में थोड़ा सा यही अंतर है कि वहाँ पर शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। भारत राष्ट्र भी आज दिन दूनी रात चौगनी इस क्षेत्र में विद्वान जनों के द्वारा उन्नति कर रहा है। शिक्षाविदों के द्वारा नई नई शिक्षा के प्रति शिक्षण कौशल उत्पन्न किए जा रहे हैं, निर्माण किया जा रहा है। उनकी सहायता से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब हमारा भारत राष्ट्र एक दिन विकसित राष्ट्र की लाइन में, पंक्ति में खड़ा होगा। जापान, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जो पाश्चात्य संस्कृति के देश हैं, उनके मुकाबले हम बहुत आगे पहुंचेंगे। इसीलिए मौलिक अधिकार जो हैं उनमें शिक्षा को जोड़ा गया है। सभी के लिए शिक्षा आवश्यक है, सभी का अपना अधिकार है। हर व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति कुछ भी हो उसकी, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा रोजगार के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हर व्यक्ति का उद्देश्य या हर छात्र का, शिक्षार्थी का ये उद्देश्य है कि शिक्षा पाना उसका मेन मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि वो अपना जीविकोपार्जन कर सके। अगर जीविकोपार्जन नहीं कर पा रहा है तो वो शिक्षा एक केवल ज्ञान बनकर ही रह जाएगी, जिसे हम अधूरा ज्ञान कहते हैं। वो अपने ज्ञान के आधार पर अपने विवेक को काम में लेता है, जिससे वो अपने व्यवसाय का ठीक से चयन कर सके, उस व्यवसाय में वह कुशल हो सके। जब तक वो अपने उस व्यवसाय जिसको भी वो चयन करता है स्वरुचि से, अपनी रुचि के हिसाब से उसमें कुशल बनने के लिए उसे ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने व्यवसाय एक शिक्षा को खुद चयन करे और व्यावसायिक शिक्षा रोजगार और कुशल विकास के अवसर बढ़ाने में मदद हो। यह युवाओं को रोजगार परक बनाती है। संयुक्त प्रयास सभी का, राज्य का, राष्ट्र का, जिले का, गांव, ढाणी, स्थानीय निकाय, सभी हमारी स्थानीय शासन व्यवस्था का, सभी का, समाज का संयुक्त प्रयास होना चाहिए। जब तक संयुक्त प्रयास नहीं होगा हम शिक्षा में समृद्ध नहीं हो सकते हैं। तो राज्य, समाज मिलकर एक शिक्षित, समृद्ध और समावेशी राष्ट्र का निर्माण करते हैं। निष्कर्ष, एक सशक्त राष्ट्र के लिए शिक्षा, व्यक्तिगत विकास। शिक्षा व्यक्ति को बुद्धिमान, आत्मनिर्भर और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाती है। नंबर 2 है संयुक्त प्रयास। राज्य और समाज के संयुक्त प्रयासों से ही शिक्षा का पूर्ण विकास संभव है। सहयोग की आवश्यकता है। नंबर 3 है भविष्य की ओर। निरंतर शिक्षा और नवाचार से ही राष्ट्र प्रगति कर सकता है। शिक्षा में निवेश ही भविष्य का निवेश है। यहाँ नवाचार से मतलब है शिक्षा में नवीन, नए नए सृजनात्मक कौशल विकसित करना, शिक्षण पद्धतियों विकसित करना। जैसा कि हम जानते हैं पहले आगमन निगमन जैसी विधियों तक ही हम सीमित थे, यह संवाद विधि तक ही सीमित थे। महाभारत में आपने कृष्ण अर्जुन को देखा होगा, उन्होंने अपनी सारी समस्याओं का निराकरण केवल डायलॉग मेथड के माध्यम से पूर्ण कर लिया था। लेकिन आज मनोविज्ञान ने की सहायता से हमें नए नए नवाचार मिले, उनका निर्माण हुआ। उन नवाचारों के आधार पर आज राष्ट्र की प्रगति हो रही है। तो इस प्रकार निरंतर शिक्षा और नवाचार से राष्ट्र की प्रगति कर सकता है। शिक्षा में निवेश ही भविष्य का निवेश है। शिक्षा समाज के लिए प्रकाश की किरण है जो अंधकार को दूर करती है और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है।